Okay, people, in chemistry we will start with a new chapter here, thermodynamics. मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा था क्योंकि फिजिक्स में आपको थोड़ा सा हीट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स जो पोर्शन है, ठीक है, वो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी. यू विल बेसिकली ट्राई दिस एंड अंडरस्टैंड इट इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. ये एक ऐसा इकलौता पोर्शन है दोनों भी सब्जेक्ट्स में रहेगा, ठीक है. लेकिन फिजिक्स में जिस तरह से है और केमिस्ट्री में जिस तरह से है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. हम डिफरेंट एस्पेक्ट से यहाँ पे केमिस्ट्री में डील करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट से फिजिक्स में डील करेंगे, ठीक है. ओके, सो थर्मो बेसिकली ऑब्वियसली समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विथ हीट. थर्मो मतलब भाई साहब कंसर्न्ड विथ हीट. तो डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है. तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स. तो जैसे लाइट है, देखो लाइट ये आपका केमिकल एनर्जी, ठीक है. कैसे लाइट का केमिकल एनर्जी, लाइट में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन. एग्जांपल हाँ, फोटोसिंथेसिस भाई साहब. जो लाइट आपके प्लांट्स में गिर रहा है, ठीक है, उस लाइट से क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है. तो वो प्लांट क्या बना रहा है? उस लाइट को यूज करके क्या बना रहा है? फूड बना रहा है. तो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. सो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, नाउ वी हैव बेसिकली इलेक्ट्रिकल टू थर्मल. बताइए, ट्यूबलाइट इज नॉट इलेक्ट्रिकल टू थर्मल. नो, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल. अरे भाई साहब आपके इंडक्शन, हाँ इस्त्री अच्छा ओके, इस्त्री ओके. इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, ठीक है. गीजर हो गया भाई साहब, ठीक है, गीजर हो गया. आप यहाँ पे तो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाएंगे इंडिया में तो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन्स दे यूज़ रूम हीटर्स. रूम हीटर्स होते हैं वो भाई साहब रूम को हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. तो ये हो गया. सो यहाँ पे थर्मल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. व्हाट एल्स पीपल, ठीक है. वी हैव हियर केमिकल इनटू मैकेनिकल. केमिकल इनटू मैकेनिकल, बताओ भाई साहब, केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एकदम बहुत ही, हाँ गाड़ी, ठीक है. इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हो क्या? आगे एक जन बोल रहा है स्त्री, एक जन बोल रहा है गाड़ी, व्हीकल्स, ठीक है. व्हीकल्स भाई साहब क्या हो जाएंगे आपके? व्हीकल्स जो है तो 12 साल हो गए, 11 साल हो गए भाई साहब इंग्लिश मीडियम में. स्त्री बोल रहे हैं, गाड़ी बोल रहे हैं. ओके, केमिकल का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है. मतलब आपका ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल बर्न होता है और गाड़ी मूव होती है, ठीक है. तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है. क्लियर है? ओके 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 ओके. सो थर्मोडायनेमिक्स. यूसुफ बड़ी हंसी आ रही है ना? नहीं ठीक है, तेरा भी टाइम आएगा बेटा, टेंशन मत ले. ओके, थर्मो, हाँ क्या, हाँ कॉलेज लेस पर्सन है वो, कॉलेज नहीं है उसको भाई साहब. तू जाता भी है कि नहीं वहाँ पे? नहीं, बट मैं उनको फोन करके तेरा अटेंडेंस लूँ, कितना आएगा? 85%, 20%, कितना आएगा? 85% पे तूने हंस दिया तो इसका मतलब 20%. शाम के बाद बस एक ही बार. वो वाह यार, क्या वाह. और तू रोज जाता है? अभी तूने मतलब झूठ भी तो कायदे का बोलना भाई साहब. सर एग्जाम के बाद बस एक बार, उसके बाद पूरा टाइम दो लेक्चर करके आपको क्या बोलना क्या चाहता है? अभी तक नहीं समझा मैं. तेरा मामला है भाई साहब, तू जाए या ना जाए, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे बोल के जा रहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ और भाई साहब कहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब. मेरे को इस बात का शक है. हाँ, तू घर पे बैठ के पड़ा हुआ सो रहा होगा, वो ठीक है, घर वालों को भी मालूम है भाई साहब ये सो रहा है. लेकिन अगर भाई साहब निकले और कहीं नहीं. ओके ओके, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो भाई साहब हो गया हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, ठीक है. तो हीट का मूवमेंट हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे हीट का मूवमेंट हो रहा है. थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को हम ब्रांच ऑफ साइंस बोल रहे हैं, हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं बोल रहे हैं. वी आर नॉट स्पेसिफिकली कॉलिंग इट एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बिकॉज वी डील विद थर्मोडायनेमिक्स इन बोथ द केसेस, ठीक है. हम फिजिक्स में भी इसको डील करते हैं और केमिस्ट्री में भी. The quantitative relationship between them, the energy changes that occur in physical and chemical processes. जितने भी आपके physical और chemical processes होते हैं उसमें जो भी energy changes होते हैं उनको हम thermodynamics में डील करते हैं. Scope of thermodynamics
क्या क्या स्कोप है इसका भाई साहब, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, किस तरह से भाई साहब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक रिएक्शन में हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड बनना, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। देखो आप बोलोगे भाई साहब ये रिएक्शन तो होना चाहिए, ठीक है, ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस से रिएक्ट होना चाहिए। अगर कायदे से देखा जाए, समझो आपको मालूम है कि भाई साहब एक कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल है, इनके बीच में रिएक्शन होना चाहिए, या कोई एसिड है और कोई बेस है, इनके बीच में रिएक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, रिएक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आपने क्या पढ़े हैं कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो कोई भी एसिड और कोई भी बेस रिएक्ट कर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एसिड एंड बेस, सो देयर इज अ रीजन टू इट। यहाँ पे हीट एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो शायद इनको नहीं मिल रही है, या हीट एनर्जी, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। बाकी एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसका मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, उसका भाई साहब जो चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं ऑब्वियसली वो तो होंगी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सो वेदर अ केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, हाउ लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर डिराइव्ड, ये सारे भाई साहब आपके स्कोप है थर्मोडायनेमिक्स के। लिमिटेशंस मतलब जो हम नहीं कर सकते, इसको पढ़ने के बावजूद हम जो नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्या हो गया भाई साहब, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, दो कंपाउंड्स है, समझ लो दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, ठीक है, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन ए का एक एटम और बी का एक एटम अगर रिएक्ट करेंगे कि नहीं, इस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े पैमाने पे, ए के भाई साहब एक बड़ा सा हमने भाई साहब ए के इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए और बी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए, उसका रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। ए का एक मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल, उसका रिएक्शन हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली टेकिंग अ लार्ज सैंपल साइज। मैक्रोस्कोपिक मतलब आपका लार्ज सैंपल साइज हो गया भाई साहब, ठीक है। दिस इज अ लार्ज सैंपल साइज दैट हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, एक बड़े सैंपल साइज को हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम स्टडी इसमें नहीं कर सकते। एक एटम ए का एक एटम बी का क्या रिएक्शन होगा, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, हम सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इट ओनली कंसिडर्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो आप जब ये पढ़ रहे थे क्या कहते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे कि ए और बी रिएक्ट करते हैं और सी और डी बनाते हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा। तो ए पहले बनेगा भाई साहब, तो ए प्लस बी पहला बना सी, फिर भाई साहब सी प्लस ए या बी ये बना भाई साहब डी, ऐसे टुकड़ों में भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो इन टुकड़ों में नहीं जाएगा। इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, फाइनल इनिशियल रिएक्टेंट्स क्या थे और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इसको ही कंसिडर करेगा। इट इज ओनली, इट कंसिडर्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इनिशियली रिएक्टेंट्स आपने क्या लिया था और रिएक्शन हो जाने के बाद क्या प्रोडक्ट्स बचते हैं उसको ही कंसिडर करेगा, बीच में क्या हुआ है उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट, स्पीड एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ये रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दोनों भी आपके बीच के स्टेप्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो बीच के स्टेप्स अगर हमको नहीं कंसिडर करने हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप के बाहर है, ठीक है। ओके, द थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ different forms of energy, quantitative relationship between different forms of energy, energy changes in physical and chemical reactions, all of these हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। this will be all of these, okay। limitations of thermodynamics are क्या क्या हो जाएगा, applicable for macroscopic properties only, deal with initial and final state of the system, not concerned with speed, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी ऑल ऑफ दिस। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, ओके। थर्मोडायनेमिक टर्म्स, ओके, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग्स, ठीक है, यूनिवर्स, बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स एंड बाउंड्री, ये आपके चार चीजें होंगी जिनको हम डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में,
ठीक है, एक सिस्टम को, उसकी सराउंडिंग्स को, यूनिवर्स को और बाउंड्री, दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डील विद इन थर्मोडायनेमिक्स। तो सिस्टम भाई साहब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for thermodynamic study at a given instant is called a system। अभी ये यूनिवर्स नहीं है भाई साहब, आप अगर प्रैक्टिकल तरीके पे लेंगे तो जिस रिएक्शन को आप स्टडी करने की कोशिश करें वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, समझ लो कोई दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है और उसको आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट बिकम्स अ सिस्टम। ये भाई साहब हो गया एक सिस्टम। ठीक है, ओके, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चोजन, डेफिनेशन के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, लेकिन समझना आपको यही है कि समझ लो ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों को आपने एक बीकर में लिया हुआ है और उसको आप भाई साहब हीट कर रहे हैं, तो ये सारे जो भी टर्म्स हैं ये आपका क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दिस विल बी अ सिस्टम। ठीक है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम। ठीक है, तो आपका समझ लो ये सिस्टम हो गया। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम। पूरा जो है, अभी देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स मतलब पूरा यूनिवर्स नहीं, उस सिस्टम पे जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। सो इट डजंट हैव एनी फिजिकल विजिबल बाउंड्रीज, ऐसा कोई बाउंड्री विजिबल नहीं है, लेकिन टेम्परेचर वगैरह, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। आप सबने थोड़ा बहुत वेन डायग्राम पढ़ा होगा भाई साहब, है ना, वेन डायग्राम में कैसा दिखता है आपको भाई साहब, ये आपका एक सेट हो गया और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ऐसा ही है भाई साहब, ये सिस्टम हो गया और इसका सराउंडिंग हो गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बेसिकली मींस द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, द एंटायर यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। आप बोलेंगे भाई साहब यूनिवर्स को क्यों लेकर आना है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ए और छोटा सा रिएक्टेंट है बी, इन दोनों में भाई साहब बन रहा है ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। एक छोटे से रूम में हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो यूनिवर्स से क्या लेना देना है। ठीक है, यूनिवर्स से लेना देना ये है क्योंकि भाई साहब आपका जो पूरा मैटर है, ठीक है, हमारा फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है भाई साहब, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप बोल रहे हैं भाई साहब मैटर क्रिएट हो गया ना, ए प्लस बी सी प्लस डी हो गया, मैटर क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या मैटर सच में ही क्रिएट हुआ है, नहीं, वही चीज़ों का रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, इट्स जस्ट अ रीअरेंजमेंट, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जिनका इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्स में, उसका रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, शायद ये बातें थोड़ी अटपटी सी लगे आपको, लेकिन अगर आप बोलोगे ना भाई साहब अर्थ में कोई बहुत सीवियर चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ में कोई बहुत सीवियर चेंजेस हो रहे हैं, कोई बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है या कोई बहुत ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका ज़्यादा करके रीज़न आपको सन में मिल जाएगा। ठीक है, सन में जो हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस हैं उनमें प्रोपोर्शनैलिटी चेंज होती रहती है और अक्सर इसका असर दूसरे प्लैनेट्स में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ भाई साहब कनेक्टेड है। मैटर अगर क्रिएट नहीं हो रहा और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा तो जा कहाँ रहा है भाई साहब, उसी सिस्टम में है। ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है मैटर का भाई साहब, रीअरेंजमेंट हो रहा है। इट्स लाइक यू आर वेयरिंग वन ड्रेस टुडे एंड यू आर वेयरिंग द अदर ड्रेस टुमारो, यू आर द सेम, सिर्फ आपने ड्रेस दूसरा पहना हुआ है। ठीक है, सो मैटर का भी फॉर्मेट्स ऐसे ही चेंज होता है। ए और बी का सी प्लस डी बनना मतलब ए और बी का रीअरेंजमेंट हो गया टू फॉर्म सी एंड डी। ठीक है, डिस्ट्रॉय, ए और बी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और सी और डी नया क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिएशन आपका नया नहीं है, वो किसी चीज का रीअरेंजमेंट ही है। नन ऑफ द क्रिएशंस अराउंड यू इज न्यू। ठीक है, कोई नया क्रिएशन नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट है। आप बोलोगे मैंने एक पेड़ लगाया भाई साहब, मतलब कोई बीज डाला और उसका पेड़ निकल आया, देयर इज नथिंग न्यू, इट इज नथिंग न्यू, ऐसा समझिए इस चीज को। ठीक है, मतलब मैटर ऑलरेडी उसमें था, उसने एक डिफरेंट फॉर्मेट ले लिया है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। क्लियर है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, मतलब आपका जो एनर्जी है भाई साहब पूरे यूनिवर्स का, वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, वो ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। क्लियर है, आर वी क्लियर? सो इसीलिए हम यहाँ पे पूरे यूनिवर्स को बता रहे हैं, लेकिन हमको मामला बेसिकली अगर हम देखा जाए तो उसके आजू बाजू के सराउंडिंग से ही हमारा लेना देना है। ठीक है, कोई भी जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके आजू बाजू के एनवायरनमेंट से ही हमारा लेना देना है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। क्या बोल रही हो?
सराउंडिंग टॉपिक उसका स्लाइड ये एक चीज और जो आपको समझना है भाई साहब, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। फिजिकल बाउंड्री मतलब देखो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ए और बी इसका रिएक्शन भाई साहब यहां तक ही है भाई साहब, और कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं। मतलब आप बोल नहीं सकते कि ए और बी यहां पे ही रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है बाहर भी रिएक्ट कर रहे होंगे। देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। सो मतलब आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ये सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री फॉर दिस, ओके ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका यूनिवर्स, ओके। बाउंड्री, द रियल इमेजिनरी सरफेस और लाइन दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द बाउंड्री। ऐसा कोई सरफेस नहीं होता है, लेकिन एक इमेजिनरी सरफेस है। अब आप थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे मैंने नमक और पानी को मिलाया और भाई साहब सॉल्ट सोल्यूशन हुआ तो वासी तक उसका असर होगा, नहीं ना भाई साहब। तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई बाउंड्री नहीं है, एक इमेजिनरी बाउंड्री। भाई साहब इतने में ना ग्लास में ये हो रहा है, ये छोटा सा एक ग्लास है, इसमें भाई साहब मैंने ये किया है, बस इतने तक ही है। आप तो ही ना बोलेंगे भाई साहब पूरे कामोटे में वो फैल गया, ठीक है। सो एक इमेजिनरी हमारा जो बाउंड्री होता है, ठीक है, तो ये रियल इमेजिनरी सरफेस और लाइन दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द बाउंड्री। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब बाउंड्री, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टर्म्स, एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे सिस्टम, सब्सटेंस इन द बॉटल, सराउंडिंग्स, थिंग्स आउटसाइड द बॉटल। तो बॉटल कहाँ है भाई साहब, ओके चलिए बना ही लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक ग्लास बॉटल है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब सिस्टम, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हो गया सिस्टम। सराउंडिंग भाई साहब पूरा जो आपका यूनिवर्स और एवरीथिंग आउटसाइड द बॉटल इज बेसिकली द सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये ग्लास बॉटल का जो बाउंड्री है वो हो गया आपका बाउंड्री। सिंपल चीजें हैं, ठीक है, ओके। द सरफेस विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज कंधे बाउंड्री। बस भाई साहब, अरे ये क्या फालतूगिरी चल रहा है यार। At the other parts, all the other parts of the universe outside the system is called as, all the other parts of the universe outside the system, सिस्टम के बाहर सब कुछ क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ द सिस्टम, टाइप्स ऑफ द सिस्टम इफ वी कंसिडर सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो कोई चीज है भाई साहब टेस्ट ट्यूब में, इफ वी कंसिडर अ सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप भाई साहब इसको, मैटर। कैन इट एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, इफ वी क्लोज द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कैन इट एक्सचेंज मैटर, ठीक है, कैन इट एक्सचेंज एनर्जी। तो आपका भाई साहब इफ वी, क्या हो रहा है भाई साहब, इफ वी एंटर असेंबली, ठीक है, एंटायर असेंबली इन अ थर्मस फ्लास्क, ठीक है। अभी देखो समझ लो ये टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें भाई साहब कोई मैटर है, ठीक है, समझ लो कुछ भी है यहाँ पे, देयर इज एनीथिंग, कोई एसिड है, कोई बेस है, सॉल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, क्या इसका इसके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन होगा, होगा भाई साहब, ठीक है, देयर विल बी, ओके। अभी इसको आपने भाई साहब एक थर्मस फ्लास्क में डाल दिया, जैसे मैं वो कॉफी या चाय पीता हूँ, बड़ी नजर है तुमको, ठीक है, ओके। तो ये कॉफी या चाय भाई साहब मेरे 9:30 बजे तक का कार्यक्रम है मेरा यहाँ पे, ठीक है, 9:30 बजे तक वही गर्म चाय या कॉफी मुझे मिलेगी, ठीक है, जब तक वो थर्मस के अंदर है, ठीक है। तो अब बताइए, समझ लो ये चाय या कॉफी को मैंने अगर ऐसे रखा, ठीक है, किसी बीकर में, तो भाई साहब अगले 5 मिनट में वो पीने लायक नहीं रह जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। पीऊंगा अभी तो कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने उसको भाई साहब एक थर्मस में रख दिया तो 9:30 बजे तक भाई साहब मैं उसको पी सकता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, आपने जब उसको ओपन रखा तो सिस्टम और सराउंडिंग में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसको थर्मस में डाल दिया, ये थर्मस क्या है भाई साहब, सराउंडिंग से क्या हो रहा है, आइसोलेटेड है, सराउंडिंग से उसका पूरा कनेक्शन ही कट ऑफ कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ना तो सराउंडिंग से कोई हीट उस तक जा पाएगा और ना ही इसका कोई हीट सराउंडिंग तक जा पाएगा, इसीलिए वो गर्म रहता है, इसीलिए वो गर्म रहता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आप जब थर्मस को उसमें डालते हैं तब भाई साहब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा। कैन इट एक्सचेंज मैटर, अब भाई साहब मैटर और एक्सचेंज नहीं हो सकता। जब ये यहाँ पे है तो क्या मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता भाई साहब, ये क्या इवेपोरेट नहीं होगा, हो सकता है। तो मैटर इवेपोरेट हो रहा है और एनर्जी, क्या इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, होगा भाई साहब। तो मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या यहाँ पे होगा भाई साहब, नहीं होगा, ठीक है। मैटर और एनर्जी भाई साहब ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, ओके। तो ओपन सिस्टम हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया, और एक हो गया भाई साहब आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, इसमें मैटर और एनर्जी का कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहेगा।
क्लोज्ड सिस्टम, यहाँ पे भाई साहब मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज शायद हो या ना हो अंडर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इट इज़ कंप्लीटली आइसोलेटेड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? जैसे अगर आप देखोगे, ये आपने पढ़ा है ना, इजिप्ट में ममीज होते हैं, तो दीज आर पीपल हु हैव डाइड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, स्टिल देयर बॉडीज आर एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ है? आइसोलेटेड रहा है, मतलब उनका ना ही मैटर और ना ही एनर्जी उनके बॉडी से गया है, दे आर एज इट इज व्हेन दे डाइड। ठीक है, तो ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। मतलब आप उसी बॉडी को भाई साहब बाहर निकल के रख दोगे, 2 मिनट में सड़, 1 घंटे में सड़ने लगेगा वो। ठीक है, एक डेड बॉडी कैसे सड़ने लगता है वैसे वो भी सड़ जाएगा, लेकिन उसको स्पेशल कंडीशंस में हमने रखा हुआ है और इसी को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ नॉट डिट्योरेटेड। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर जैसे अगर आप जैसे रशिया में अभी तक लेनिन का जो बॉडी है वो इट इज़ एज इट इज़। लेनिन वहाँ के रिफॉर्मर थे एंड हिज बॉडी इज़ एज इट इज़, उसको रेफ्रिजरेशन यूनिट में रखा गया है। ठीक है, इट इज़ एज इट इज़ व्हेन ही लेफ्ट द बॉडी। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं भाई साहब। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है आपके बॉडी में भी न्यूटन के बॉडी का पार्टिकल हो, ऐसा बोला जाता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो न्यूटन को क्या किया गया भाई साहब, बरी किया गया। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये किताबें बोल रही हैं। ऐसा हो ही सकता है ना कि आपके बॉडी में भी अभी न्यूटन को बरी किया गया है। बरी किया गया है मतलब उसके बॉडी के पार्टिकल्स भाई साहब मैटर एनर्जी डेसिपेट हुए हैं। मैटर एनर्जी डेसिपेट हुए तो किस में डेसिपेट होंगे? यूनिवर्स में। आप भी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, तो हो सकता है वेरी मच पॉसिबल कि आपके अंदर भी वो आए। ठीक है, आपके अंदर भी वो पार्टिकल आए, इट्स वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है ये हास्यास्पद लगे, लेकिन ये अगर कई भाई साहब ओपन सिस्टम है, इफ इट इज एन ओपन सिस्टम देन डेफिनेटली देयर विल बी क्लोज सिस्टम में आपका मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एक्सचेंज का कोई मैटर और एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स दैट वी हैव। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? नो क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओपन सिस्टम, a system which can exchange both matter as well as energy with its surroundings is called an open system। सिंपल है भाई साहब, आपने कोई बीकर में पानी लिया और उसको रख दिया भाई साहब। ठीक है, वो पानी का गंदा होना, वो पानी का कम हो जाना, ये सारे आपके क्या डिनोट कर रहे हैं? मैटर और एनर्जी। अगर मैं भाई साहब यहाँ पे ग्लास भर के पानी रख दूँ और वैसे ही रख दूँ और कल आप आएँ और बोलूँ कि पानी पी, तो तुम पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों भाई साहब? वो गंदा हो गया है ना भाई। ठीक है, अगर मैं उसको ढक के रखूँ तो शायद तुम पी भी लो। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करके रखूँ तो शायद तुम पी भी लो, लेकिन अगर उसमें खुला रख दूंगा तो यू विल नॉट। ठीक है, बिकॉज उसका कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है। ये मैटर और एनर्जी जो उस पानी में है, इट इज गेटिंग कंटिन्यूअसली एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग्स। इसका कुछ हिस्सा सराउंडिंग्स में जाएगा और सराउंडिंग्स का कुछ हिस्सा इसमें आएगा। इट विल हैपन, है ना? ठीक है, सो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। ठीक है, ओके। क्लोज सिस्टम भाई साहब क्या हो जाएगा? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर with its surroundings is called a closed system। तो आप देखो कैसा है, जैसा समझो, ये अभी समझो तुमने एक बॉटल में, ये थर्मस नहीं है, इस बॉटल में मैंने गर्म पानी डाल दिया या समझ लो आइस का पानी डाल दिया। समझ लो आइस है, लेट्स कंसीडर आइस। तो इस बॉटल में पूरा भर के मैंने आइस डाला हुआ है। ठीक है, क्या ये आइस ही रहेगा? मैंने अभी बाहर रख दिया इसको, क्या ये आइस ही रहेगा? लेकिन जितना आइस मैंने डाला है वो पानी बनेगा, क्या पानी उतना ही रहेगा? अगर मैंने बॉटल को बंद करके रखा है तो क्या पानी भी उतना ही रहेगा जितना आइस मेल्ट हुआ है? क्योंकि आप पानी को एस्केप आउट नहीं करने दे रहे हो, राइट? यू हैव क्लोज्ड इट। लेकिन क्या उसका हीट इंटैक्ट रहेगा? नहीं, वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसका एक्सचेंज हो गया? एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, लेकिन मैटर ने आपका एक्सचेंज नहीं हुआ। मतलब अगर पानी का लेवल ये है तो कल भी आपको इतना ही मिलेगा, परसों भी शायद आपको इतना ही मिलेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बिकॉज इसका जितना भी वाटर वेपर बनेगा वो उड़ेगा नहीं, वो बॉटल में ही रह जाएगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? अ क्लोज सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बढ़ गया, जिसके वजह से आइस पूरा क्या हो गया भाई साहब? आपका कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसमें चाय भर के रख दूं, गर्म चाय भर के रख दूं, तो क्या वो गर्म ही रहेगा? नहीं, इट विल लूज एनर्जी, हाउएवर इट विल नॉट लूज द क्वांटिटी। सो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। तो जो सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है लेकिन मैटर को नहीं, उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। आर वी क्लियर? ओके। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई साहब? मैटर और एनर्जी दोनों भी आपके नहीं होंगे। ठीक है,
तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे क्या देखा भाई साहब। तो आपका ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम में एक्सचेंज देख रहे हैं हम, किसका भाई साहब, एक्सचेंज देख रहे हैं किसका, मैटर का और एनर्जी का, मैटर का और एनर्जी का। तो ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी का दोनों का भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम अगर आप ले लें, क्लोज सिस्टम भाई साहब, क्लोज सिस्टम में आपका मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगा, आपका सिर्फ मैटर नहीं होगा, एनर्जी होगा, ठीक है, क्लियर है। और आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चावाड़ी क्या हो जाएगा भाई साहब, दोनों भी नहीं होंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में भाई साहब दोनों भी नहीं होंगे, ठीक है, बोथ विल नॉट हैपन, ठीक है। So a system that can exchange neither matter nor energy with its surroundings is called an isolated system. इस टाइप के सिस्टम को हम कहाँ बोलेंगे भाई साहब, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे ये क्या है, ओके चलिए। सो दिस इज बेसिकली मैटर। आपका देखो, आपने एक बीकर में पानी लिया और उसको रख दिया खुले में, तो धूल मिट्टी उस पर गिरेगी, तो बाहर की चीज़ें उस पर गिरेंगी भाई साहब, ठीक है। सो देयर विल बी एन एक्सचेंज। यहाँ पे भी भाई साहब देखो, बाहर धूल मिट्टी जो भी है वो आपका गिरेगा। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, व्हाट इज एन होमोजीनियस सिस्टम पीपल? हेट्रोजीनियस में भी मिक्स होता है, लेकिन क्या मतलब क्या मिलेगा होमोजीनियस, इक्वली मिक्स, हाँ हाँ, वन फेज सोल्यूशन। अरे बड़े बड़े टर्म यूज कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस? अरे भाई साहब चाय पीते हो तुम, तो मतलब अलग ही हो, ठीक है। चाय कॉफी कुछ तो पीते रहोगे भाई साहब, ठीक है, या सीधा वही पीते हो, ओके। तो चाय कॉफी जो भी आप पीते हैं, जब आप पहला सिप लेते हैं और जब आप लास्ट सिप लेते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस? इट्स द सेम, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कहीं पे भी संतुलन नहीं बिगड़ा है, ठीक है। द रेशियो इन ईच पोर्शन इज द सेम, द रेशियो इन ईच पोर्शन इज द सेम। अगर आप समझ लो पानी है और उसमें आपने मिट्टी डाल दिया है, तो क्या आपको दिखेगा कि भाई साहब ये समझ लो पानी है और इसमें आपने ऐसे मड डाल दिया है, तो ये जो मड है ये बड़े अजीब गरीब तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो समझ लो यहाँ पे ज़्यादा, अभी यहाँ से आपने सैंपल उठाया तो यहाँ पे थोड़ा आपको कम मड मिलेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा मड मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, हेटेरोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में मतलब समझ में आ रहा है, होमोजीनियस में सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, हेटेरोजीनियस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेटेरोजीनियस में आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग मिल जाएंगी, होमोजीनियस में आपको प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। होमोजीनियस विल बी हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। अ सिस्टम ऑफ सिंगल फेज और हैज कंप्लीटली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल फेज मतलब एक ही फेज है इसका, ठीक है, मतलब इस फेज में ही वो एग्जिस्ट कर रहा है, इतने ही प्रोपोर्शन में जितना मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हंस रही है, ओके। जितने आपका समझ लो इतना सैंपल हमने उठाया, उसमें जितने कंपोनेंट्स है दूसरे सैंपल में भी उसी रेशियो में कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। अ सिस्टम ऑफ अ सिंगल फेज or has completely uniform composition throughout is called a homogeneous system. A system consisting more than one phase or phases throughout the system is called heterogeneous. तो एक से ज़्यादा फेज अगर किसी सिस्टम में एग्जिस्ट होते हैं, दैट विल बी बेसिकली अ हेटेरोजीनियस सिस्टम, ठीक है। आप भाई साहब दूध लो, दूध में भाई साहब नींबू निचोड़ दो, तो अभी क्या बन जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा, ठीक है। अभी उस पनीर के सैंपल में से आप कहीं से भी एक मग पानी उठाओ, ठीक है, मतलब उसमें से कहीं से भी, तो आपको देखो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ पनीर मिलेगा। एक मग अभी उठाया, एक कप अभी उठाया, एक कप अभी, तो हर कप में आपको पनीर का जो क्वांटिटी मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि वो एक होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। इन एन ओपन सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, मैटर इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, ठीक है। बोथ नीदर एनर्जी नॉर मैटर आर एक्सचेंज, बोथ, ठीक है। अरे क्या, open, closed and isolated systems are classified based on phases, boundary, both A and B, none of these. Closed system में phases किस पे हैं? phases आपका homogeneous है या heterogeneous है, उस पे है, ठीक है। closed system अगर हम बोल रहे हैं तो वो boundary पे based है, मतलब आपका जो system है उसका surroundings के साथ एक boundary है,
ठीक है, देयर इज अ बाउंड्री. सो दिस बाउंड्री वुड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हाउएवर इट विल नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर. अगर क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी. क्लियर है? ओके ओके ओके. The states of the system, the states of a thermodynamic system is described by its measurable और macroscopic properties. Macroscopic मतलब बड़ी properties हैं, ठीक है. 1 mole of a substance ऐसा बड़ी properties हैं, छोटे छोटे एक molecule या एक atom level की properties नहीं है. State function. So what is state function people? अरे चलो ना भाई सब, क्या हो गया तुमको? That the property of the system whose value depends only on initial and final states of the system and do not depend on the path followed is called a state function. Path followed पे depend नहीं कर रहा है, किस path से, ठीक है, but it just depends upon the initial and final states of the system. The property of the system, एक system की property जो सिर्फ और सिर्फ उसके initial और final state पे depend करती है, ना कि किस path से वो state पर पहुंची है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन. सिर्फ आपके स्टेट की प्रॉपर्टीज हैं. जैसे आप बोलते हो ना, किसी गैस का भाई साहब इतना प्रेशर है, इतने टेम्परेचर पे और इतने वॉल्यूम पे, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? स्टेट फंक्शन हो गए. आप तीनों चीज़ों को क्या बोल रहे हो? इतने टेम्परेचर पे कोई गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है अंडर दिस मच ऑफ प्रेशर, सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. इंटरनल क्या क्या स्टेट फंक्शंस हैं आपके? देखो, एक हो गया आपका भाई साहब इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. एक सिस्टम का, हर सिस्टम का एक इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है. इंटरनल एनर्जी मतलब क्या बोलते हैं आप? देखो, सिस्टम में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब एक के साथ एक बन के रह रहे हैं, ठीक है. सो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. एंथैल्पी मतलब हीट चेंज, इसको हम भाई साहब एच से डिनोट करते हैं. एंट्रोपी, ये भी वही सेम चीज़ है. देखो, एंट्रोपी मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन. गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी मतलब ये सिर्फ सिस्टम की एनर्जी होती है, ठीक है. जो सिस्टम की एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सिस्टम, ठीक है. एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी. टेम्परेचर ऑफ कोर्स वी नो, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारे आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, दीज आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है. ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, ठीक है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ए, ठीक है, एक सिस्टम है, इसको हमने हीट वूट कुछ भी किया और ये बना भाई साहब बी, ठीक है. तो ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है. आप जब स्टेट फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो जैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ बी बोलेंगे, या एनोट्रॉपी ऑफ ए बोलेंगे, या इंटरनल एनर्जी ऑफ बी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे. ए से बी हो सकता है 4-5 स्टेप में हो रहा हो, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप, ऐसा हो सकता है. कोई भी रिएक्शन जो है तो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही हो, ऐसा हो ही सकता है. लेकिन हर स्टेप के लिए आप इन चीजों को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? पाथ. You will only define the state of A in terms of these factors or the final B in terms of these factors, not their intermediate products. Intermediate products मतलब जो बीच में बन रहे हैं, उनसे हम इन स्टेट फंक्शंस को नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि स्टेट फंक्शन का भाई साहब आपका डेफिनेशन ही यही है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द पाथ फॉलोड. इट्स जस्ट अबाउट द इनिशियल एंड फाइनल फेज. वी हैव नथिंग टू डू विद द पाथ फॉलोड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. The property of the system whose value depends only on the initial and final states of the system and do not depend on the path followed is called a state function. ठीक है. इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे आपके स्टेट फंक्शंस हो गए. पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends on the path followed is called the path function. जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया, ठीक है, वर्क डन कितना है, कितना हीट इवॉल्व हुआ है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑल दीज विल बी पाथ फंक्शंस, ठीक है. ऑल दीज विल बी बेसिकली पाथ फंक्शंस. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पाथ फंक्शंस? इन देखो, ये पूरा जो चैप्टर है ना, इन तीनों में रिलेशनशिप है. इन तीनों में रिलेशनशिप है मतलब क्या? एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी जिसको हम बोलेंगे, और क्या भाई साहब? क्यू, हीट रिक्वायर्ड, और इंटरनल एनर्जी. ये तीनों चीज़ों में ही भाई साहब आपका ये पूरा चैप्टर घूमेगा, ठीक है. ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी,
ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका हीट रिक्वायर्ड और ये डेल पी, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पाथ फंक्शंस, वर्क हीट बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ओके, वर्क और हीट का हो गया भाई साहब पाथ फंक्शन। अरे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस और नन ऑफ दीज, तो ये आपके हो गए भाई साहब स्टेट फंक्शंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या है भाई साहब, ये सारे आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक सिंपल चीज था कि मतलब इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बट दीज आर द टर्म्स विच यू नीड टू बी वेरी थॉरर विथ। ओके भाई साहब, ओके। सो आपके ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो गए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है। साइक्लिक चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, वो बैटरी खत्म हो रही है उसकी। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, आपके ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस एंड दिस, ठीक है, ये तीनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है, इसमें आपके मैक्सिमम फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, और आपके आइसोबारिक और आइसोकोरिक भी, ठीक है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट सेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देयर इज नो अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई साहब हीट अगर मतलब एक सिस्टम है जिसमें शायद कुछ चेंजेस हो रहे हो लेकिन उसका टेम्परेचर भाई साहब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इट इज द सेम, ठीक है। सो अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। Does temperature increase during the reaction? क्या टेम्परेचर रिएक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यस, does the temperature decrease during the reaction? yes, हो सकता है, but there is no change in the temperature before and after the reaction। तो आप देखो टेम्परेचर को आपने क्या बताया था, ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा, इट्स अ स्टेट फंक्शन। तो हो सकता है कि एक ए रिएक्टेंट और बी फॉर्म हो रहा है, तो ए और बी के बीच में काफी सारे स्टेप्स होते हुए बी तक पहुंच रहा है, लेकिन ए का जो इनिशियल टेम्परेचर है और बी का जो इनिशियल टेम्परेचर है अगर वो दोनों सेम हुए तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। हो सकता है ये ए से बी जब पहुंच रहा हो तब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ पहुंच रहा हो और फिर फाइनली बी, तो यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर टी था, यहाँ पे भी टेम्परेचर टी है, ठीक है, यहाँ पे पहले बढ़ा फिर घटा, ठीक है, ऐसे गया रहेगा तब आके बी पे आया, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस से लेना देना है। हमने स्टेट फंक्शन को भी ऐसा ही डिफाइन किया है कि स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जिसका सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से लेना देना है, ना कि बीच में क्या उसका हालत हुआ था, ठीक है, क्या टेम्परेचर बढ़ा था घटा था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो कोई ऐसा प्रोसेस
जिसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर द सेम इज नोन एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो हो सकता है रिएक्शन के दरमियान टेम्परेचर चेंज हुआ हो, ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनिशियल और फाइनल में कोई चेंजेस नहीं है। देयर आर नो चेंजेस इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो डेल्टा टी मतलब आपका चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, ठीक है। डेल्टा टी मतलब यहां पे आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, ठीक है। आपका चेंज इन टेम्परेचर भाई साहब कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। सो नो चेंज इन टेम्परेचर मींस नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। देखो मैंने आपको बताया टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, तो अगर भाई साहब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर है वही रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर था, हो सकता हो बीच में टेम्परेचर बढ़ा हो या घटा हो, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? जीरो। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एनर्जी के उथल पुथल से ही टेम्परेचर में चेंज आता है। अगर एनर्जी आपका कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी भाई साहब डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो यहां पे देखो आपके ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो बी जीरो। मतलब ए से जो बी बन रहा है, भले ही मल्टीपल स्टेप से बन रहा हो, इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है अगर वो दोनों सेम है तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब जीरो, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है और इसकी जो इंटरनल एनर्जी दैट इज ऑल्सो द सेम, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई साहब आपकी? जीरो, ठीक है। सो चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो isothermal process means a process in which the change in temperature as well as the change in internal energy of the system is zero. Now we'll talk about isobaric. देखो बार, जैसे आप देखते हो बार मतलब, अरे क्या तो पढ़ाई की बात कर रहा है, बार मतलब इधर से ऐसे लेफ्ट जाएगा ऐसे मिल जाएगा तेरे को एक, ठीक है, ओके। बार बेसिकली इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर होता है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जिस चीज की हम बातें करने वाले हैं वो प्रेशर से संबंधित है, ठीक है। आइसो मतलब होता है सेम, अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड अ आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपका भाई साहब ए से लेट से बी बना, ए से बी बना लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। डज प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू। फाइनल स्टेजेस में जो प्रेशर है और इनिशियल स्टेजेस में जो प्रेशर है वो दोनों भी प्रेशर क्या है आपके? सेम है। इफ द प्रेशर इज द सेम ड्यूरिंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस इट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपका डज प्रेशर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? हो सकता है हो, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होना भाई साहब ये यस, बट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा बिफोर एज वेल एज आफ्टर द रिएक्शन। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ऑल केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट इन लैब आर एट कांस्टेंट प्रेशर। जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लैब में कैरी आउट होते हैं उनको हम कांस्टेंट प्रेशर में ही कैरी आउट करते हैं, वी कैरी देम आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? कैसे कांस्टेंट प्रेशर? क्योंकि भाई साहब जो आजू बाजू का प्रेशर है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, ओके। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस पीपल? अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, आइसो मतलब सेम, कोरिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। डज वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज? हो सकता है वैसा वो इंक्रीज हुआ हो डिक्रीज हुआ हो बीच में, लेकिन फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जो है तो आपका सेम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस। Does the volume decrease during the reaction? हो सकता है हो, but there is no change in the volume before and after the reaction. That is called isochoric. तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? जीरो। Since volume doesn't change, no work is done. तो वर्क डन कब होता है? देखो इसको ऐसे समझो भाई साहब, यहाँ पे लेट से एक गैस भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब समझते हो ना, साइकिल जब हवा भरते हो तो वो जो आप ठीक है नीचे लेकर जाते हो तो इसका पिस्टन, ठीक है, जो मूवेबल है, ठीक है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, तुमने इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट्स डाल दिए, है ना, तो क्या ये नीचे जाएगा? यस।
इट विल गो डाउन बट एट सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं जाएगा, है ना। वो गैस भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना वैसे उसके ऊपर, तो गैस इज ऑल्सो एक्सर्टिंग अ प्रेशर, ठीक है। एक टाइम के बाद वो नहीं जाएगा। तो ये जो तुम्हारे वेट डालने पे जो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, वेट मतलब हो गया फोर्स, और ये क्या हो गया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब, आपका वर्क डन, ठीक है, क्लियर है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज योर वर्क डन, है ना। यहां पे तुम्हारा एक्चुअली गैस में आप क्या देख रहे हो, किसकी चेंजेस आए होंगे, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है कि नहीं। देखो पहले इतना वॉल्यूम था, है ना, अभी कितना वॉल्यूम हो गया भाई साहब, इतना वॉल्यूम हो गया। सो देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम। जब भी गैस के वॉल्यूम में आप चेंज लाते हैं तो वर्क डन होगा, जब भी गैस के वॉल्यूम में आप चेंज लाते हैं तो वर्क डन होगा। अभी अगर मैं इन सारे वेट्स को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, टुपुक, ये ऊपर जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई रिमूव ऑल दीज वेट्स व्हाट विल हैपन, द गैस विल एक्सर्ट अ प्रेशर एंड विल गो अप, ठीक है, क्योंकि अभी तक प्रेशर से दबा हुआ था, अभी जैसे हटा टुपुक से ऊपर जाएगा ये, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अभी किसने काम किया, इस गैस ने काम किया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब भी किसी, तो इसका मतलब इसके पहले इन वेट्स ने इस गैस पे काम किया, मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर ने गैस पे काम किया, और जब हमने इसको हटा दिया तो गैस ने एक्सटर्नल फैक्टर पे काम किया। क्या ये समझ में आ रहा है। तो जब भी वॉल्यूम का चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ गैस, ठीक है। तो ये याद रखिए, whenever there is a change in volume there is work done by or on a gas, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस हो सकता है या वर्क डन ऑन द गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्क डन आपका जीरो होगा। एग्जांपल, गैसियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर्स वेयर नन ऑफ द वॉल्स आर मूवेबल। यहां पे देखो, अगर बॉल्स मूवेबल होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, लेकिन अगर बॉल को हम फिक्स कर दें तो वो ऊपर या नीचे हो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया। और किसी ऐसे गैसियस रिएक्शन में जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, उसमें नो वर्क डन वाली बात हो जाती है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस बाकी आपका आइसोबारिक जितने भी आपने पढ़े हैं वो सब आपके ऑलमोस्ट सिमिलर है। Adiabatic process is the one which is a little complicated and we will start with it the next time.